नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। साथियों, सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। इसके अंदर मैंने दिल्ली के अंदर जितने गांव हैं सबकी जानकारी दी थी कि दिल्ली में किस गांव में किस जाति के लोग रहते हैं और उनका गोत्र क्या है। तो एक भाई ने कमेंट किया, हरियाणा से ही है शायद वो, कौशिक ब्राह्मण नाम से उनकी आईडी है। उन्होंने ये कमेंट किया कि ताऊ पहले आप जो एनालिसिस करते थे वो फेयर होता था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से बोला मुझे ऐसा लगता है कि आप जर्नल कास्ट के साथ भेदभाव करते हो, आप हमारी बात नहीं रखते और हमको आपने साइडलाइन कर दिया है। तो उसका कमेंट पढ़ने के बाद मैं सच बताऊं, मैं हिपोक्रेट नहीं हूं, मैं बिल्कुल साफ बात करने वाला इंसान हूं। मेरे को दुख हुआ, और दुख इस मायने में हुआ कि एक भाई ने ये कमेंट किया कि आप ज़्यादा अपनी जाति की बात करते हो, गुजरों की बात करते हो, अहीरों की बात करते हो, आपने हम ब्राह्मणों की बात क्यों नहीं करते, हमारे साथ आप भेदभाव क्यों करते हो, आप राजपूतों की बात नहीं करते, आप जर्नल कास्ट की बात नहीं करते। तो बिल्कुल आपकी शिकायत जायज़ है और सर माथे पर है। अब मैं थोड़ा सा आपको बात को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो ब्राह्मण जाति है हमारे देश में, वो ब्राह्मण जाति हिंदू धर्म की क्रीम जाति है। क्रीम समझते हो ना, मतलब ये जो सनातन धर्म टिका हुआ है, बचा हुआ है, उसके पीछे अगर कोई है तो वो ब्राह्मण जाति है। अब ब्राह्मणों पे यह आरोप लगता है कि ब्राह्मणों ने इस देश के अंदर पाखंडवाद फैलाया है, धर्म के नाम पे लूट मचाई है, धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। तो इस बात में कुछ सच्चाई है, इस बात झूठ बात नहीं है, लेकिन साथ में एक सच ये भी है कि इस देश के अंदर जितने समाज सुधार के कार्यक्रम हुए वो सारे भी ब्राह्मणों ने ही किए हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। लोग ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं, ये बात करते हैं कि ब्राह्मणों ने धर्म का धंधा बनाया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोगों में अंधविश्वास फैलाया। लेकिन साथ में ये भी उतना ही सच है जितना ये बात सच है, ये बात भी उतनी ही सच है कि अंधविश्वास को ख़त्म करने में, देश में सामाजिक सुधार करने में, देश में क्रांति लाने में ब्राह्मणों का 100% योगदान है। कैसे? ये जो हरियाणा राज्य है जिसकी मैं बात करता हूँ, जिस पे मैं वीडियो बनाता हूँ, कभी आपने सोचा इसके बगल वाला राज्य पंजाब, पूरा सिखिज़्म आ गया उसके अंदर। आप पंजाब के अंदर जाओ, वहाँ पे आपको सभी जाति के सिख मिलेंगे। जाट सिख तो हैं, इसके और लुबाना भी मिल जाएंगे, कंबोज भी मिल जाएंगे, सैनी भी मिल जाएंगे, और आपको राजपूत सिख भी मिल जाएंगे। हर जाति का आदमी वहाँ सिख मिलेगा आपको, और ये अरोड़ा खत्री भी सिख मिल जाएंगे। और उसी के बगल में हरियाणा था, पहले तो ये स्टेट भी एक ही था। इसके अंदर सिखिज़्म आते आते क्यों रुक गया? कुछ बॉर्डर के ज़िले हैं उनमें सिखिज़्म है, लेकिन इधर नहीं है। अपना रोहतक, सोनीपत वगैरह में यहाँ पे सिखिज़्म नहीं है। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। ये जो सिख धर्म जो चला, सिखिज़्म हमारे देश में आया, ये उसी पाखंडवाद की वजह से आया था। इस पाखंडवाद का इल्ज़ाम ब्राह्मणों पे लगता है कि इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया, धर्म के नाम पर पाखंड फैलाया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती एक ब्राह्मण थे, उनकी तस्वीर हरियाणा के हर गांव में आपको जाटों के घर में ज़रूर मिल जाएगी। बैठक में उन्होंने आके, जब ये हरियाणा के भी लोग सिखिज़्म की तरफ जाने लगे, तब आकर इनको ये बात समझाई कि देखो भाई, अगर आपको पाखंडवाद से परेशानी है तो आप हिंदू रह के भी इसका विरोध कर सकते हो आर्य समाज के द्वारा। उन्होंने एक हिंदू धर्म में नई धारा चलाई, आर्य समाज, वेदों को मानो, साइंटिफिक टेम्पर्ड को मानो, पाखंडवाद से दूर रहो। वो भी एक ब्राह्मण ही थे। राजा राम मोहन राय एक भूमिहार ब्राह्मण थे जिन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया इस देश में। आज बहुत से लोग सती प्रथा का महिमा मंडन करते हैं, यानी जिंदा स्त्री को आदमी की चिता पे बिठा देते थे हाथ पैर बांध के। कितनी बड़ी कुप्रथा थी, उसको बंद करवाने वाला भी एक ब्राह्मण था, राजा राम मोहन राय। पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर, जिसने विधवा विवाह करवाना उसी ने शुरू किया। हमारे धर्म के अंदर विधवा विवाह पहले निषेध था,
पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खुद अपने बेटे की शादी एक विधवा से करवाई। और भी बहुत सारी कुरीतियाँ थी, मैं उस पर जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। खैर, आज़ादी की लड़ाई में मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और पंडित सुखदेव बहुत योगदान है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ब्राह्मणों का बहुत योगदान है, लेकिन टारगेट पर ब्राह्मण रहते हैं सबके, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं तो एक ही बात आपसे कहता हूँ, हरियाणा के अंदर जाट ब्राह्मणों को दादा कहते हैं। कोई ऐसा जाटों का गांव भी नहीं होगा जिसमें 10-5 घर ब्राह्मणों के ना हो। कभी कोई इशू भी नहीं हुआ ब्राह्मणों के अंदर और जाटों के अंदर, कभी कोई ऐसा जातीय तनाव भी नहीं हुआ। लेकिन हरियाणा की राजनीति में नफरत आई कहाँ से? आपने कभी इस पे गौर फरमाया है? अचानक ये नफरत आई कहाँ से और ग्रास रूट तक गई कैसे? हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने भी बहुत साल तक सत्ता का सुख भोगा और कांग्रेस भी करती थी जाट और गैर जाट की राजनीति। भजन लाल उनका फेस होता था, लेकिन वो खाली इलेक्शन तक सीमित होती थी। चुनाव ख़त्म तो वो जाट गैर जाट की राजनीति भी ख़त्म। और भाजपा 24/7 करती है। मेरे को एक भाई ने कमेंट किया कि ताऊ तेरा वही वीडियो चलता है जिसमें तू या तो भाजपा की बुराई करे या राजपूतों की बुराई करे। तो मैं उसकी एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। भाई, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जिस नेता ने गुजरात के अंदर जाकर ये बोला था नरेंद्र मोदी जी को कि राजा का काम नहीं है जो तुमने किया है, राज धर्म निभाओ, प्रजा प्रजा में भेद करना। तो वो प्रजा प्रजा में जो भेद गुजरात में हुआ था वो आज पूरे देश में हो रहा है और ग्रास रूट तक हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने और उनके चाणक्य अमित शाह ने ये रणनीति बनाई बैठ के कि खाली हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन करने से लंबी राजनीति नहीं होगी। उसके लिए हमको हिंदू वर्सेस हिंदू भी करना पड़ेगा अगर हमको लंबे समय तक इस देश पर राज करना है। तो अटल बिहारी वाजपेयी सिंपल राजनीति करते थे, दूसरा चुनाव हार गए। अब वो कैसे करना है? हरियाणा के अंदर मुझे आप एक बात बताओ, राजकुमार सैनी जब जहर उगलता था जाटों के खिलाफ, क्या भाजपा ने उसको रोकने की कोशिश की? अगर हाई कमान एक बार आंखें दिखा देना, हिम्मत नहीं है, आदमी बोल जाए फालतू। एक धमकी में आदमी का थूक सूख सकता है, लेकिन उसको पूरी सह दी गई, अब नहीं बोलता। वही राजकुमार सैनी है, वही हरियाणा, अब चुप हो गया। अच्छा, दूसरी बात, जब राजकुमार सैनी ये सारी बातें बोलता था तो उसको सभी जाति के लोग अपने अपने गांव में बुलाते थे, अपनी धर्मशाला में बुलाते थे और माला पहनाते थे, उसका स्वागत करते थे। तो ये ग्रास रूट तक बीमारी गई ना। हम तो ये सुनते आए हरियाणा के अंदर कि पंडित लक्ष्मीचंद के किस्से हमको हमारे बाप दादा सुना के मरे हैं कि पंडित लक्ष्मीचंद जो आज बातें हो रही हैं वो आज से 100 साल पहले बोल के गए हैं। लेकिन जो हरियाणा का समाज भाईचारे का समाज था, उस समाज में ये आग लगी कैसे? ये नफरत आई कहाँ से? कुछ लोग कहते हैं कि ताऊ तेरी परेशानी की वजह ये है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री जाट नहीं बन रहा है, इसलिए तू बड़बड़ाता रहता है। अरे भाई, इस देश में कम से कम नहीं है ना, कम से कम 4 से 5 हज़ार जाति हैं, सबका मुख्यमंत्री नहीं बनता, सब मरते नहीं हैं। लेकिन मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ उस पंडित जी को जिसने आज ये कमेंट किया है कि चलो मुख्यमंत्री का पद कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ, रोहतक और सोनीपत के अंदर लोकसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस के जाट उम्मीदवारों के सामने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारना, ये कौन सी रणनीति है भाजपा की? ये वही रणनीति है कि भाईचारे में तिल्ली फेंको और तमाशा देखो। मुख्यमंत्री का पद तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन ये ग्रास रूट तक ये चीज़ फैलाई गई है नफरत वाली। ये खाली हरियाणा में नहीं फैलाई गई, ये पूरे देश में फैलाई गई। गुजरात में पटेल वर्सेस नॉन पटेल, महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस नॉन मराठा, झारखंड में आदिवासी वर्सेस नॉन आदिवासी और यूपी बिहार में यादव वर्सेस नॉन यादव। कैसे? आपने अभी देखा होगा झारखंड में तो इन्होंने नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया था रघुवर दास, उसके बाद चुनाव हार गए, जीते नहीं दोबारा। वहाँ पर इसमें गुजरात में हार्दिक पटेल ने आंदोलन किया था इनके खिलाफ, चुनाव हारते हारते बचे थे। ये 10 सीट का फर्क रह गया था कांग्रेस और भाजपा, आज से 2 इलेक्शन पहले।
फिर इन्होंने रणनीति बदली कि अगर हम अपना ही प्रदेश हार गए तो बड़ी मिट्टी खराब होगी। फिर इन्होंने हार्दिक पटेल को भाजपा में शामिल करके वहाँ पटेल सीएम बना के वो मामला तो शांत कर दिया। गुजरात में अभी आपने देखा, महाराष्ट्र में अभी आपने देखा, 2.5 साल पहले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया शिवसेना को तोड़ के, और चुनाव होते उसको फिर निकाल के बाहर कर दिया। यानी वही मराठा वर्सेस नॉन मराठा जैसे हरियाणा में दुष्यंत को निकाल के बाहर कर दिया था। तो ये यूपी और बिहार में ये कहते हैं कि यादव सब कुछ खा गए, सारी नौकरियां यादवों को मिल गई। 1990 से पहले का आप इतिहास उठा के देखो, यूपी का देखो, बिहार का देखो, राजस्थान का देखो, सब जगह का देखो, कांग्रेस के राज्य में इतने मुख्यमंत्री ब्राह्मण बने, कहीं 5, कहीं 6, कहीं 7। कभी ये बातें नहीं होती थी उस टाइम कि एक ही जाति के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सब कुछ इन्हीं को मिल रहा है। अब ये बातें फैलाई जाती हैं, समाज में नीचे तक फैलाई जाती हैं। अब बात करते हैं हरियाणा की। आप मुझे एक बात बताओ भाइयों, मैं तो अपने किसी वीडियो में कोई गाली गलौज करता भी नहीं हूँ। उपेंद्र राणा जब भाजपा की सरकार आई है, जब से ही क्यों फेसबुक लाइव आने लगा है, बाहर जाके डींगे मारता है कि देखो हरियाणा के अंदर मैं रोज़ जाटों को फेसबुक पे गाली देता हूँ, मैं कितना बहादुर आदमी हूँ, जाट मेरे सामने कुछ नहीं है। और अपनी बहादुरी के चर्चे कर करके वो राजपूतों का सामाजिक नेता तो बन ही गया है। आगे क्या बनेगा ये तो भगवान जाने। कल परसों फिर फेसबुक पे आके उसने वही किया है। तो इसको कौन सह दे रहा है? जब भाजपा की सरकार नहीं थी हरियाणा में, तब कौन जानता था उपेंद्र राणा को? जानता अब भी कोई नहीं है। इसको मेरे ख्याल से जाट भी नहीं, 80% जाट जानते भी नहीं होंगे, वही जानते होंगे जो फेसबुक देखते हैं। तो कोई तो है ना जो इसको सह दे रहा है, जो ये बोलता कि जहर उगलता है। फिर मेरे को लोग आगे कहते हैं कि तू ताऊ क्षत्रियों को टारगेट करता है। भाई जब उपेंद्र राणा जैसे एलिमेंट आपके समाज में रहेंगे तो ताऊ क्या करेगा? उसकी बात का जवाब तो देगा। राजपूत तो इस देश की शान थे, राजपूत का नाम सुन के तो रोए खड़े हो जाते थे लोगों के। लेकिन जब उपेंद्र राणा, गोगा मेडी जैसे, सूरजपाल अम्मू जैसे लोगों को आपने समाज का नेता बना दिया तो भाई फिर तो होगा ये जो हो रहा है। नहीं तो हमारा तो कोई इशू ही नहीं है राजपूतों के साथ जाटों का तो, और हरियाणा में तो ख़ास तौर से नहीं है। हरियाणा में तो राजपूत भिवानी, करनाल और गुड़गांव 3 जिलों के अलावा मेरे ख्याल से कहीं है भी नहीं ज़्यादा, इतने कोई इशू ही नहीं है। ये तो एक खाम खा का बेमतलब का प्रोपेगेंडा बनाया गया है। कुछ लोगों को अपनी समाज के अंदर चौधर चाहिए, उस चौधर के चक्कर में वो इस टाइप की बातें करते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं अपनी जात का ज़रूरत से ज़्यादा फेवर लेता हूँ। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मेरे समाज में जो गलत आदमी है, जैसे बाबा रामपाल, बाबा राम रहीम, इनके पक्ष में क्या मैंने कभी वीडियो बनाया? सज्जन कुमार 15 साल MP रहा बाहरी दिल्ली का, महलावत गोत्र का जाट है, दिल्ली का ही, जेल में बंद है सिख वाले दंगे में। क्या उसके पक्ष में मैंने कभी वीडियो बनाया? अभी कोई भाई कहेगा कि सुशील पहलवान के पक्ष में वीडियो बनाया। बिल्कुल सच बात है, मैंने वीडियो बनाया। सुशील पहलवान की जो उसने क्राइम किया उसकी सज़ा उसे कानून देगा, लेकिन जो उसका अचीवमेंट है, इस देश का खेल था कुश्ती, इस देश के अंदर कुश्ती मर गई थी। हमारे देश में 1952 में मेडल आया था ओलंपिक में, केडी जागम ने जीता था, और उसके बाद में ओलंपिक में मेडल नहीं आया था 50-52 साल। सुशील ने 2 मेडल ओलंपिक में जीते। उसके जीतने के बाद ही हरियाणा के अंदर बच्चों में ये जज्बा आया, ओलंपिक में जाने लगे, और आज कुश्ती के अंदर मेरे ख्याल ओलंपिक में 8-10 मेडल हैं, और ज़्यादातर जाटों के ही हैं, जाटों के भी हैं, और एक अपने पंडित योगेश्वर दत्त ने भी जीता है। तो अगर सब कोशिश करेंगे तो सभी जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई जाटों का ही कॉपीराइट है कुश्ती पे। ये तो हमारे देश का खेल था, इस खेल को जिंदा किया सुशील ने। कानून उसको उसके किए की सज़ा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुश्ती को जिंदा सुशील ने किया है। हमारे देश का खेल था। हमारे देश में भीम जैसे योद्धा हुए जिसमें 10,000 हाथियों की ताकत थी। हमारे देश में महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हुए जिनका 80 किलो का भाला था, लेकिन आज जेवलिन थ्रो में हमारा मेडल नहीं आ रहा था। नीरज चोपड़ा ने मेडल जीत के महाराणा प्रताप की परंपरा को आगे बढ़ाया है।
कोई आदमी ये तो नहीं कह सकता ना विदेशी हमसे कि तुम्हारे भाले में 80 किलो वजन था और तुम जेवलिन थ्रो में क्यों नहीं मेडल ला रहे हो। तो बस भाइयों इतना ही मुझे कहना था कि नफ़रत से नफ़रत पैदा होती है, और कोई भाई ये ना सोचे कि मेरे दिल में किसी जाति के प्रति कोई विद्वेष की भावना है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सभी भाई हैं, भाईचारा है। लेकिन सारा जो ये सोशल मीडिया के जरिए जो नफ़रत फैलाई जाती है, और आजकल जो देश में माहौल चल रहा है राजनीति की वजह से, उसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। नहीं तो किसी का कोई ज़मीन जायदाद का झगड़ा तो है नहीं, और कुछ समाज के ठेकेदार हैं जो आके नफ़रत को बांटते हैं। तो सब भाइयों को मेरी राम राम। इसी के साथ वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाई, आपका दिन शुभ।